गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने कुछ सवालों का अध्ययन किया था। इस क्लास में भी हम कुछ और सवालों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आज का पहला सवाल है कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ समअष्टभुज के आकार का है, तो अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए शब्द है समअष्टभुज। अष्टभुज यानी 8 भुजाओं से घिरी आकृति, और सम का अर्थ है समान, यानी जिसकी प्रत्येक भुजा समान। तो देखिए इसके अंदर हमें एक भुजा दे रखी है 5 मीटर, इसका मतलब प्रत्येक भुजा 5 मीटर होगी। चाहे हम इस भुजा की बात करें, ये वाली भुजा की बात करें, इधर वाली भुजा की बात करें, कोई भी भुजा हम ले लें, सारी भुजाएं 5 मीटर होगी। ये वाली सभी भुजाओं का मान एक समान होगा। अब बोला गया है कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अष्टभुज का क्षेत्रफल अभी हमने नहीं पढ़ा, तो हम क्या करते हैं, इस आकृति को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। जैसे इसके समांतर हम एक लाइन और खींच लेते हैं। यह 11 मीटर है, तो ये रेखा भी 11 मीटर होगी। अब देखिए यह हमारी आकृति 3 भागों में विभक्त होगी। हम तीनों भागों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों भागों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 11 और ये 5 है, यहाँ भी ये 11 मीटर और यह 5 मीटर है। इनके बीच की ऊंचाई यहाँ 4 मीटर है, तो यह भी ऊंचाई 4 मीटर होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं पहली आकृति की। तो देखिए पहली आकृति का प्रकार कौन सा है। तो देखिए ये 2 भुजाएं समांतर हैं, एक जोड़ा समांतर हो तो वह आकृति समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये आकृति समलंब चतुर्भुज की है। इसी तरह ये आकृति भी समलंब चतुर्भुज, इसकी भी ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और बीच की ऊंचाई दे रखी है। और बीच में जो आकृति है वह अपना एक आयत है, यानी इस पूरी आकृति में 2 समलंब चतुर्भुज और एक आयत है। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे पहले देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। देखिए इस आकृति में समांतर भुजाएं कौन कौन सी, ये भी 5 मीटर ही है, किंतु ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है। समांतर भुजाएं ये दोनों है। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी होगी, 5 मीटर एवं 11 मीटर। दूसरा समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। तो देखिए समलंब चतुर्भुज ऊंचाई की बात करते हैं तो हम हमेशा ऊंचाई शीर्ष लंब या 90 डिग्री वाली लेंगे, वो हमें दे रखी है 4 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हमने पढ़ा था 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनकी बीच की दूरी या ऊंचाई। सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। देखिए 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो हमने देखा समांतर भुजाएं कौन सी है, 5 मीटर और 11 मीटर, इन दोनों का योग। और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 90 डिग्री की यानी 4 मीटर। थोड़ा सरल कर लेंगे, 1/2 गुणा 5 और 11 को जोड़ देंगे 16 मीटर, और यहाँ हो जाएगा 4 मीटर। अब देखिए यह 2 से यह 4 कट जाएगा 2 बार, और लास्ट में बच गया 16 मीटर गुणा 2 मीटर, दोनों का गुणा कर लेंगे तो 32 मीटर स्क्वायर। यह तो आया इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका भी यही होगा क्योंकि दोनों समलंब चतुर्भुज एक जैसे हैं। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हमें दे रखी है 11 मीटर।
फिर लिखेंगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई भी हमें पता है 5 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मान रख देंगे इसके अंदर 11 मीटर गुणा 5 मीटर, दोनों का गुणा कर लेंगे 55 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका हमें क्षेत्रफल पता चल गया 32 मीटर, इस आकृति का भी क्षेत्रफल निकाल दिया 55 मीटर, और इस आकृति, यह दोनों आकृति एक समान है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही का वही इसका क्षेत्रफल होगा, यानी आकृति 3 का क्षेत्रफल भी 32 होगा। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं पूरी आकृति का क्षेत्रफल 2 समलंब चतुर्भुज और 1 आयत के क्षेत्रफल को जोड़ने से पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। वापस समझ लीजिए, 2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें समलंब चतुर्भुजों की संख्या 2 है और आयत की संख्या 1 है। अब इसके अंदर मान रख लेंगे 2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 32, और प्लस आयत का क्षेत्रफल कितना है? 55। अब 2 का गुणा 32 से कर लेंगे, 32 का गुणा 2 से कर लेंगे 64 मीटर स्क्वायर, और प्लस 55 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों की जोड़ कर लेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे चबूतरे जो कि समअष्टभुज के आकार का है उसका क्षेत्रफल होगा 119 मीटर स्क्वायर। एक और सवाल ले लें। एक सवाल और देखते हैं। देखिए सवाल क्या है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 240 सेमी स्क्वायर। यदि इसका एक विकर्ण 16 सेमी का हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का अर्थ हमें पता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज। इसका हमें एक विकर्ण पता है 16 सेमी है और दूसरा विकर्ण नहीं पता है, तो हमें इस सवाल में बता दिया है कि इसका क्षेत्रफल इतना होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो हमें एक विकर्ण पता है, दूसरे के बारे में नहीं पता, तो इस विकर्ण को हम किसी भी चर से प्रदर्शित कर लेंगे। मान लेते हैं इस विकर्ण की लंबाई है x मीटर, x सेमी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। समचतुर्भुज का एक विकर्ण हमें पता है 16 सेमी। पहला विकर्ण हमें दिया हुआ है सवाल में, दूसरा नहीं दिया हुआ, तो उसे हम मान लेंगे। माना समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण नहीं पता है, तो उसे हम किसी भी चर से प्रदर्शित कर लेंगे। मान लेते हैं x सेमी। अब इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इस सवाल में हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 दे रखा है, तो इसके स्थान पे हम लिख लेंगे क्योंकि ये हमें पता है बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी जो दो विकर्ण हैं उन दोनों का गुणा। तो पहला विकर्ण हमें पता है 16 सेमी और दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता है, तो उसे हम मान लेंगे x सेमी। अब थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2 इस 16 से कट सकता है 8 बार, तो यहाँ क्या बचेगा 240 सेमी स्क्वायर, और वहाँ बचेगा, ये कट गया तो 8 का गुणा 1 से 8 सेमी। और अब हम 8 सेमी और 8 का गुणा x से करेंगे तो 8x हो जाएगा। अब ये 8 x के गुणा में, तो पक्षांतरण का नियम कहता है गुणा बदलता है भाग में, तो यह जो 8 है वह इधर भाग में आ जाएगा। वहाँ बच जाएगा x। 8 का भाग इसके अंदर देंगे, उत्तर आ जाएगा 30, और 1 सेमी से यह 1 सेमी कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 30 सेमी। तो हम कह देंगे कि हमारे जो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी 30 सेमी। वापस देखिए, पहला विकर्ण हमें पता है 16 सेमी, दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता, तो उसे हम x सेमी मान लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो 1/2 गुणा 16 सेमी और गुणा x सेमी। 2 को 16 से काट देंगे 8 बार, और 8 का गुणा x से, तो 8x हो जाएगा। अब यह x के गुणा में, और गुणा बदलता है भाग में, पक्षांतरण में, तो 8 का भाग 24 में जाएगा 3 बार, यह 0 बच जाएगा, 0 वापस आ जाएगा, और सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 30 सेमी। तो हमारे दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 30 सेमी। एक और सवाल ले ले, तीसरा।
देखिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है। कौन सा आकार है? समांतर चतुर्भुज, जिसकी हमें आधार पता है 24 सेमी है और हमें इसकी ऊंचाई पता है 10 सेमी है। 1080 वर्ग मीटर वाले फर्श को ढकने के लिए हमें कितनी टाइलें, यानी हमें टाइलों की संख्या चाहिए। जैसे मान लेते यह एक टाइल है जिसका आधार हमें दे रखा है 24 सेमी और संगत ऊंचाई का अर्थ वही होता है 90 डिग्री की, वह हमें दे रखी है 10 सेमी। यह एक टाइल है और हमारे पास एक फर्श है, बड़ा फर्श है, जिसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है। इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर है। तो बताइए ऐसी टाइलें इसके अंदर हम जमा करेंगे जिससे यह फर्श पूरा ढक जाएगा। तो सवाल है हमें कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल देंगे और ये जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल है इसके अंदर हम इस टाइल का भाग दे देंगे तो हमारे पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टाइल है वह तो उसकी इकाई सेंटीमीटर है, लेकिन जो फर्श है उसकी इकाई किस में है? मीटर में। कहने का मतलब इकाई समान नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की इकाई को समान करना होगा। कैसे? देखिए, समांतर चतुर्भुज का आधार हमें दे रखा है 24 सेमी, यह सेंटीमीटर में, जबकि यहाँ जो हमारा फर्श है वह मीटर में है। तो इससे भी हम क्या कर लेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस सवाल में 100 का हम भाग दे देंगे। तो देखिए आधार में 2 जीरो है तो 0.2 अंकों के बाद आएगा, तो 1 2 और फिर दशमलव आ जाएगा। तो जो हमारा 24 सेंटीमीटर था उसे अगर हम मीटर में बदल देंगे तो 0.24 मीटर हो जाएगा। इसी तरह ऊंचाई को भी बदलना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई हमें किस में दे रखी है? 10 सेमी में। तो पहले तो 10 सेमी लिख लेते हैं। अब इसे भी मीटर में बदलेंगे तो वही तरीका जो यहाँ किया, 100 का भाग दे देंगे और भाग में 1 जीरो से 1 जीरो काट भी सकते हैं। अब भाग में 1 जीरो है तो 0.1 अंक के बाद आएगा, यानी 0.1 मीटर हम इसे कह सकते हैं। अब मीटर में बदल दिया, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए आधार क्या है, अब हम 24 सेमी नहीं लेंगे, 0.24 मीटर लेंगे क्योंकि हमें मीटर में चाहिए। तो 0.24 मीटर और गुणा ऊंचाई 0.1। दशमलव का गुणा करना हो, एक बार के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो यहाँ क्या बचा? 24 और यहाँ क्या हुआ? 1। 24 का गुणा 1 से, 24 का गुणा 1 से करेंगे 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 0.2 अंकों के बाद है और यहाँ 0.1 अंक के बाद है, तो 2 और 1 मिलके हो गया 3। तो अब 0.3 अंकों के बाद आएगा। तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक यहाँ मौजूद नहीं है तो इसे हम 0 लगा देंगे और फिर हम दशमलव लगा देंगे। तो एक टाइल का क्षेत्रफल 0.024 मीटर स्क्वायर आएगा। वापस समझ लीजिए, यहाँ 0.2 अंकों के बाद था, यहाँ 0.1 अंक के बाद था। एक बार दशमलव भूल जाएंगे तो यहाँ 24 गुणा 1, 24 का 1 से करेंगे 24। अब यहाँ 0.2 अंकों के बाद और यहाँ 1 अंक के बाद, तो मिल के हो जाएगा 3। तो 1 2 और तीसरा अंक मौजूद नहीं है तो हम उसकी जगह 0 लिखेंगे और दशमलव लगा देंगे। अब एक टाइल का पता चल गया। पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल का यदि हम भाग देंगे तो हमें पास टाइलों की संख्या आ जाएगी, हमें कुल कितनी टाइलें चाहिए। तो टाइलों की संख्या
बराबर फर्श का क्षेत्रफल और भाग में लिख लेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। टाइलों की संख्या निकालनी है तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना है 1080 और टाइल का क्षेत्रफल कितना है 0.024। दशमलव का भाग देना है तो क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अक्षर है तो इसके विपरीत दिशा है, यानी अगर हर में है तो अंश में, और अगर अंश में दशमलव होता तो हर में। तो दशमलव के बाद 3 अक्षर है तो ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे। अब इन्हें हम आपस में काट सकते हैं तो देखते हैं, 24 से यह नहीं कर सकता तो हम इसे 12 से काटते हैं। तो 12 से अगर 24 को काटें तो 2 बार कट जाएगा, और 12 को जब हम 108 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा। 12 × 9 108, और पीछे ये जो 4 जीरो बच गए हैं ये 4 जीरो वापस आ जाएंगे, यानी इसके अंदर 12 का भाग 90,000 आ जाएगा, और 90,000 में फिर 2 का भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 45,000। तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो फर्श है 1080 वर्ग मीटर, इसको ढकने के लिए हमें 45,000 टाइलों की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।